चंदनपुर नामक गांव में मदन नाम का एक किसान रहता था। गांव में मदन की थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खूब मेहनत करता था। इस बार तो सब्जियां बहुत अच्छी उगी हैं। कुछ ही दिनों में सब्जियां तोड़ने लायक हो जाएंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसी गांव में रामू नाम का एक और किसान रहता था जिसकी खेत मदन के खेत के बगल में थी। रामू अपने खेत को देखने आया था। तभी वह मदन की खेती को देखकर बोलता है, अरे ये मदन के खेतों में सब्जियां तो तोड़ने वाली हो गई हैं और मेरे खेतों में तो अभी तक फूल भी नहीं आए। अरे आखिर ये ऐसा क्या करता है जो इतनी जल्दी इसकी फसल तैयार भी हो गई है। तभी मौसम बहुत खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। तभी अंधेरे में रामू अपने खेतों में जाता है और अपने खेत में जमे हुए सारा पानी मदन के खेत में छोड़ देता है। अब देखता हूँ पानी से भरे हुए खेतों में अब कैसे सब्जियां उगती है। सुबह जब बारिश बंद होती है तब रामू के खेत का पानी मदन के खेतों में भी भरा हुआ था। मदन की सारी सब्जियां पानी में डूबी हुई थीं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे खेतों में इतना सारा पानी, अब मेरा क्या होगा? मदन अपना सिर पकड़कर अपने खेत में बैठकर रोने लगता है। तभी वहां पर रामू आता है। देखो ना रामू भैया, ये सब क्या हो गया? सोचा था इस बार फसल अच्छी आई है तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब की बार भी सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे दोस्त, रोना बंद करो। भगवान को शायद यही मंजूर था। अब क्या कर सकते हैं। अब लगता है मुझे शहर जाकर कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ खेती करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, जब तेरा मन यही कह रहा है तो तू यही कर ले। वैसे भी जमीन का क्या है, वो तो यही रहेगी, उसे मैं देख लूँगा। फिर अगली सुबह मदन थोड़ा सा खाना लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा जंगल पार करना था। कितनी देर से चल रहा हूँ, यह जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेता हूँ, फिर चलूँगा। मदन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और साथ लाया हुआ खाना खाने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने पास झाड़ियों पर पड़ती है जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मिर्च का पौधा उगा हुआ था। ये देखो तो जरा, हम अपने खेतों में मिर्च का पौधा उगाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें कभी जानवर नष्ट कर देते हैं तो कभी बारिश का पानी। लेकिन देखो इसे, यहाँ तो इसकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है, तब भी यह पौधा कितना सुंदर और अच्छा उगा है। मदन अपने साथ लाए हुए पानी में से थोड़ा सा पानी उस पौधे के ऊपर डाल देता है। आहा! आज मेरी प्यास बुझी। मदन यह आवाज़ सुनकर थोड़ा सा पीछे हट जाता है। डरो नहीं मेरे दोस्त, मैं एक मिर्च का जादुई पौधा हूँ। यहाँ पर मैं प्यास के मारे मरा जा रहा था। क्या क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं बोलने वाला मिर्च का जादुई पौधा हूँ और सच्चे मन वाला ही मुझे सुन सकता है। तुम मुझे अपने घर ले चलो। लेकिन मैं तो अपना घर छोड़कर शहर में नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। अरे, मेरी बात पर एक बार विश्वास करो और मुझे अपने घर ले चलो, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात भी मान लेता हूँ। मदन पौधे की बात मानकर उसे अपने घर ले आता है और वह उसे अपने आंगन में लगा देता है और वह उस पौधे पर पानी डालकर सोने के लिए चला जाता है। फिर अगले दिन मदन जब सोकर उठता है तो वह देखता है कि उसके मिर्ची के पेड़ पे बहुत सारे मिर्च उगे थे, जिसमें से एक लाल मिर्च भी थी। अरे, कल तक तो एक भी मिर्च नहीं थी और आज इस पेड़ पे इतनी सारी मिर्च आई है।
मदन मिर्च के पेड़ के पास जाता है और एक लाल मिर्च को तोड़ लेता है। क्यों ना मैं इस मिर्च को तोड़कर इसके बीजों को अपने खेतों में बो दूं, जिससे मिर्च के बहुत सारे पौधे उगाएंगे। मदन जैसे ही उस मिर्च को बीज से तोड़ता है तब वह यह देखकर हैरान हो जाता है। अरे, ये क्या चमक रहा है? ये तो सोने के बीज हैं। क्या सभी मिर्च में सोने के बीज होंगे? मदन ऐसा सोचकर जैसे ही मिर्च को तोड़ने जाता है तभी वह मिर्च बोलता है, अरे रुको, तुम सभी मिर्चों को नहीं तोड़ सकते। जो मिर्च लाल होगी तुम सिर्फ उसी को तोड़ सकते हो। अगर तुम ज़्यादा लालच करोगे तो मैं एक साधारण मिर्च में बदल जाऊंगा। अगर किसी लालची इंसान ने मुझे उखाड़ने की कोशिश की तो वह मारा जाएगा। मिर्च की बात मानकर मदन सिर्फ लाल मिर्चों को ही तोड़ता और उनके बीजों को बाजार में बेचकर वह बहुत अमीर हो गया और वह अपनी जिंदगी बहुत ही खुशी खुशी जीने लगा। नीलम उठ जा, देख सुबह के 8 बज गए। इतनी ठंड में भी भला कोई इतनी सुबह उठता है क्या? हे राम, क्या होगा इस लड़की का? इतनी बड़ी हो गई है पर आज भी मुझे ही उठाना पड़ता है इसे। अभी तो तू मायके में है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तू ससुराल जाएगी तब तेरी सास तुझे सुबह सुबह ही उठा देगी। मायके में तो तेरे हर काम के लिए तेरी माँ बैठी है, लेकिन ससुराल जाकर सारा काम तुझे ही करना होगा। माँ, मैं वहाँ पर जाकर भी ऐसे ही बिस्तर पे पड़ी रहूँगी। सारा काम मेरी सास खुद ही कर लेगी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सास भी आप ही की तरह मिले, जो सारा काम खुद ही कर ले। हाँ हाँ, जब तू ससुराल जाएगी तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा। नीलम गहरी नींद में सोकर इन सब सपनों में खोई हुई होती है। तभी उसका पति उसे आवाज देता है, नीलम, ओ नीलम, अरे अब कितना देर तक सोगी यार? जानती हो ना मम्मी को चाय समय पे चाहिए होता है। सूरज, सोने दो ना मुझे। देख रहे हो ठंड कितनी है, मुझे एक रजाई और उड़ा दो। नीलम, ठंड तो ऐसे 4-5 महीने तक रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे ही आलस में पड़ी रहो। वैसे भी माँ अब मंदिर से आती ही होगी। चलो अब जल्दी उठ जाओ। सूरज के इतना कहने पर नीलम तब भी नहीं उठती। तभी उसकी सास की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है और नई नवेली दुल्हन नीलम झट से उठकर खड़ी हो जाती है और रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है और कुछ ही देर में चाय बनाकर अपनी सास को देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म चाय। इतनी देर कैसे लगा दी चाय बनाने में? अभी तक सो रही थी क्या? माँ जी क्या करूँ, ठंडी इतनी पड़ रही है कि बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता और कोई भी काम टाइम पर हो ही नहीं पाता। अपनी ये सभी दिक्कतें मुझे मत बता, काम तो सभी सही टाइम पर ही होना चाहिए। मेरे घर के जो नियम हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। अब जल्दी से जा और खाना बना दे और फिर साफ सफाई का काम करके बहुत सारे कपड़े रखे हैं, उन्हें भी साफ कर देना। जी ठीक है माँ जी। नई बहू नीलम पहले किचन में जाकर खाना बनाती है, फिर साफ सफाई का काम करके कपड़े धोने लगती है। आहा, ये तो बर्फ़ जितना ठंडा पानी है, मुझसे नहीं धुलते ये कपड़े। लेकिन क्या करूं, अगर नहीं धोऊंगी तो माँ जी गुस्सा करेंगी। एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी ये कपड़े धो देती हूँ। नीलम जल्दी जल्दी सारे कपड़े ठंडे पानी से ही धो देती है। कपड़े धोने के बाद नीलम अपने पति के पास जाती है और उससे बोलती है, सूरज, मेरे लिए गीज़र ले आओ ना। ये ठंड झेलना मेरे बस की बात नहीं है। आप प्लीज़ मेरे लिए गीज़र ले आ दो। वो क्या है ना, मुझे घर के कामकाज करने की आदत नहीं है। मायके में मेरे सारे काम मेरी माँ ही करती थी। जानता हूँ नीलम कि ये तुम्हारी पहली सर्दी है। चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे लिए एक हीटर ले आऊँगा। तभी वहाँ पर शकुंतला आ जाती है और कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है बिजली का बिल बढ़ाने की। बहू तू लकड़ियाँ जला ले, हम भी तो हर साल उसी से काम चलाते हैं। अरे सर्दियाँ ही तो होती हैं जिसमें हम बिजली बचा सकते हैं। बेचारे नीलम का मन उदास हो जाता है। तभी बाहर से सब्जी वाले की आवाज़ आती है, साग ले लो, गोभी ले लो। शकुंतला सब्जी लेने के लिए बाहर जाने लगती है। तभी पीछे से नीलम भी आ जाती है। माँ जी,
सरसों का साग ले लीजिए, मक्के की रोटी के साथ खाने का मेरा बड़ा ही दिल कर रहा है। आपको पता है, सर्दियों में मेरी माँ हर तीसरे दिन बनाया करती थी। हाँ हाँ, रुक जरा। ऐ सब्जी वाले, ये साग कैसे दे रहे हैं? 50 रुपए किलो है माँ जी, ले लीजिए। इतना महंगा? ना बाबा ना। अच्छा, ये मूली के पत्ते कैसे दे रहे हो? मूली के पत्ते ये तो 10 रुपए किलो है माँ जी। अच्छा, एक काम कर, तू इसी में से 1 किलो तौल दे। ले बहू, तू इसे ही बना दे। ये भी तो साग की तरह ही बनता है और सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नीलम अपनी सास से, माँ जी, मेरे पास बस 2 ही स्वेटर हैं। एक को धुलती हूँ तो दूसरे को पहनती हूँ। मुझे 2 स्वेटर दिलवा दीजिए ना। अरे बहू, 2 स्वेटर भी बहुत है। वैसे भी दिल्ली में 2 महीने से ज़्यादा सर्दी थोड़ी पड़ती है। और अगर फिर भी तुझे चाहिए तो रुक, ये ले, मेरी शॉल ले ले। 6 साल हो गए इसे लिए हुए, पर अभी भी क्या चमकती है, देख तो। हद हो गई है कंजूसी की भी। ससुराल में ये मेरी पहली सर्दी है और ये लोग ऐसा कर रहे हैं। नीलम उदास होकर वहाँ से चली जाती है। आखिर में ठंडे पानी से घर का सारा काम करने पर नीलम को ठंडी लग जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन बीमार होने के बाद भी वह घर का सारा काम अकेले ही करती है। लेकिन आखिर में जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो रोते हुए अपनी माँ को सारी बातें बताती है। शाम को नीलम की माँ उसके ससुराल आती हैं। अरे बहन जी, ये सब क्या है? मैंने अपनी बेटी का हाथ इस घर में इसलिए दिया था ताकि आप लोग उसे खुश रखेंगे, लेकिन यहाँ तो एक एक चीज़ के लिए मेरी बेटी को तरसना पड़ रहा है। अरे मेरी बेटी का ससुराल में पहली सर्दी है और उसके साथ ऐसा हो रहा है। जिस लड़की ने अपने मायके में सर्दियों में एक भी काम नहीं किया, वो आज आप सभी के सारे काम कर रही है, फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अरे माँ, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? आपकी कंजूसी की वजह से देखिए आज मेरी बीवी का क्या हाल है। अरे इतना भी बचत करके क्या करना माँ? अरे माँ, जब मेरी बीवी का पहली सर्दी में ही ऐसा हाल है तो आने वाले सर्दियों में उसका क्या हाल होगा? सभी की बातें सुनने के बाद शकुंतला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी बहू से माफ़ी मांगते हुए कहती है, अरे मुझे माफ़ कर दे बहू, मैं तो तेरे लिए ही बचत करके तेरे भविष्य के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं अपनी बहू को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। जिसके बाद शकुंतला अपने घर में अपनी बहू को हीटर और गीज़र का इस्तेमाल करने देती है। साथ ही वो अपनी बहू को 2-2 नए-नए स्वेटर भी खरीद कर देती है। साथ ही शकुंतला अपने घर में सर्दियों में काम करने के लिए अपने घर में नौकर भी रख लेती है और साथ ही खाना बनाने में नीलम की मदद भी करती है। इस तरह वो दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं।